तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। लेक्चर 2 में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज तक देख लिया था। लेक्चर थर्ड में स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज से ही। बट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, और आपको एक किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए ये कैसे करेंगे, मैंने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे डिस्कस करूंगा। अगर मान लेते हैं कि हमें डी पे नेट फोर्स निकालना है कि डी पे नेट फोर्स कितना होगा, तो डी पे नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 चार्जेस हैं जो इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। लाइक आपको दिया है ई वाला फोर्स लगा रहा होगा, ई जो फोर्स लगा रहा होगा वो होगा एफ डी ई। एफ डी ई का मतलब हुआ फोर्स ऑन डी ड्यू टू ई। एफ फोर्स लगा रहा होगा एफ डी एफ, मतलब फोर्स ऑन एफ ड्यू टू फोर्स ऑन डी ड्यू टू एफ। उसके अलावा ए फोर्स लगा रहा होगा एफ डी ए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए, एंड बी लगा रहा होगा एफ डी बी, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, और एफ डी सी यानी फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। सो ये सारे फोर्सेस हम सिंपली के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करके कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा। और जो यहाँ पे साइड दिया है वो आपको ए दिया हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है, साइड ए था। लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा, डीएफ डिस्टेंस क्या होगा, डीए डिस्टेंस क्या होगा, डीबी डिस्टेंस क्या होगा, ये सारे डिस्टेंस हमें निकालना होगा। सो देखिए आप सिंपल, ये ए है, ये ए है, ये एंगल आपको पता है 30 डिग्री का होगा क्योंकि ये पूरा 120 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तो ये डिस्टेंस जो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा a√3 ट्रिग्नोमेट्री से, और ये आएगा a√3। आप ट्रिग्नोमेट्री सिंपल 11th की ट्रिग्नोमेट्री से इसे कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आएगा 2a, ये आएगा 2a। सो ये a√3 आया, ये a√3 आया, ये 2a आया। अगर आप चेक करना चाहते हो कैसे आया a√3, तो इस ट्रायंगल को कट करके मैं यहां पे बना रहा हूं, ट्रायंगल DEF को कट करके एक समझा रहा हूं। जैसे ट्रायंगल DEF में ये दो साइड है आपका, ये दोनों साइड आपका A है और A है, और ये एंगल 30 डिग्री का है, और आपने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और आपको ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ हम निकालते हैं x। सो x कितना होगा, x और a में रिलेशन कितना होगा, cos 30। cos 30, तो cos 30 आपका x बाई a, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि x जो होगा वो होगा a cos 30, और cos 30 आपको पता है √3/2, यानी ये होगा आपका √3/2a, √3a/2। अब ये x आ गया, तो टोटल ये डिस्टेंस जो होगा वो ये भी x होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा 2x होगा, यानी 2x आपका a√3 हो गया, 2x a√3। इसलिए ये भी a√3, ये भी a√3, और ये आपका 2a हो जाएगा। आप निकाल सकते हो सिमिलर तरीके से, ये a√3 है, ये a√3 है, ये आपका a है, ये 90 डिग्री का एंगल है। आप पाइथागोरस यूज कर लो, मतलब आप DFA ट्रायंगल को कट करो, ट्रायंगल DFA को कट करते हैं हम, तो ये a है हमारा, ये हमें निकालना है, और ये एंगल 90 डिग्री का है, और ये a√3 है। तो आप पाइथागोरस निकाल लो। सो ये हमारा हो जाएगा AD, इसे हम y बोल देते हैं। तो y क्या होगा, y होगा आपका a² प्लस a√3 का होल स्क्वायर, और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा √4a का स्क्वायर, यानी कि 2a। सो ये आपका a√3 हो गया, ये a√3 हो गया, ये 2a हो गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए जिससे आप डिस्टेंसेस निकाल सको, और अगर आपने डिस्टेंसेस निकाल लिया तो ये सारा क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस दिया है, निकाल लिया हमने a√3, ये डिस्टेंस दिया है a√3, और ये है आपका 2a। अब हम निकाले FDC, फोर्स ऑन D ड्यू टू C, FDE, इसके लिए तो डिस्टेंस A है। सो FDC और FDE ये बराबर होगा, FDC और FDE ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस जो है वो A है, बस इसके डायरेक्शंस अलग अलग होंगे, डायरेक्शन दिखाया हुआ है। ये होगा आपका KQ²/A²। अब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, यानी एक फोर्स इधर लग रहा है, इसे हम F बोल देते हैं, और एक फोर्स इधर लग रहा है F, और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। ये एंगल है आपका 120 डिग्री का। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसे R1 कह देते हैं। R1 कितना होगा,
आपको पता है 120 डिग्री पे रिजल्टेंट हमने निकालना सीखा था। 120 डिग्री पे रिजल्टेंट याद करने के लिए मैंने बताया था 120 डिग्री पे रिजल्टेंट आपका f√1 होता है, f√1 होता है, मतलब ये f√1 यानी कि f हो जाएगा। यानी हमने दो फोर्सेस निकाल लिया FDC और FDE, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो F के बराबर होगा। अगला देखते हैं हम FDE और FDF और FDB, ये दोनों को देखते हैं। ये दोनों भी बराबर होगा, FDB और FDF ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों के लिए डिस्टेंस बराबर है। कितना डिस्टेंस है? a√3 है, तो KQ² बाई a√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका KQ² बाई 3a², यानी कि f/3, KQ² को मैंने f ले लिया तो ये हो गया f/3। अब ये f/3 इधर की ओर f/3 और इधर की ओर भी f/3, और इनके बीच में एंगल इसका हाफ होगा। वो एंगल कितना होगा? वो एंगल होगा आपका 60 डिग्री, 120 डिग्री का हाफ। सॉरी, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में रिजल्टेंट क्या होता है ये भी हमने देखा था, जब दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो √3 टाइम्स हो जाता है, मतलब f/3 √3 होगा, ये R2 हो गया। इसे आप बोल सकते हो f/√3 आ गया। सो इन दोनों का भी रिजल्टेंट हमने देख लिया, इन दोनों का देख लिया, इसे R2 कहा, इन दोनों का भी हमने देख लिया, इसे R1 कहा। तो हमारे पास R1 आ गया, R2 आ गया, ये दोनों बीच में ही काम करेगा, इसका रिजल्टेंट भी इधर की ओर ही काम करेगा, R2 भी इधर की ओर काम करेगा जिधर R1 काम कर रहा है। अब इसके अलावा हमें एक और चाहिए FDA, जो कि इन दोनों के डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, FDA। सो FDA तो सिंपल एक ही अकेला फोर्स है, वो होगा KQ² बाई 2a का होल स्क्वायर, मतलब कि KQ² बाई 4a², यानी कि f/4। सो हमारे पास एक रिजल्टेंट आया दोनों फोर्सेस की वजह से F, एक आया f/√3 और एक आया f/4, अकेला फोर्स ही आया। सो अगर हम इसे दिखाना चाहें, फाइनल दिखाना चाहें आंसर, तो क्या होगा? ये हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, एक इधर की ओर रिजल्टेंट है R1, एक और रिजल्टेंट है, एक रिजल्टेंट है R1 जिसका वैल्यू आया F, एक रिजल्टेंट है R2, इसका वैल्यू आया f/√3, और एक फोर्स है हमारा FDA और इसका वैल्यू आया f/4। और जो नेट फोर्स होगा वो तीनों के सम के बराबर है, क्योंकि तीनों एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स जो काम करेगा वो होगा F प्लस f/√3 प्लस f/4। और इसमें आप क्या कर सकते हो, ये F नेट हमारा क्या होगा, F कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 1/√3 प्लस 1/4, और आपने जो F कॉमन लिया उसका वैल्यू आप लिख दो। आपने F किसको लिया था? आपने F लिया था KQ² बाई a² का, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 प्लस 1/4, ये नेट फोर्स है। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया, क्या होगा D पॉइंट पे नेट फोर्स आ गया, क्या होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में दिया था, ये आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा, लिख लिया होगा प्रॉपर। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हम लोगों ने क्लास जहां से करना था, हमें ये क्लास करना था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से। हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बेसिक डिस्कस किया था, और उसके कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने कराया था, कुछ क्वेश्चंस और बताना है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस आपको पता है होता क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एक कंडीशन है जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब एक कंडीशन जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज जीरो होगा। सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, 2 चार्जेस है, 3 चार्जेस है, 4 चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, सिस्टम के हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट पे। क्वेश्चन में आपके पास 3 चार्जेस है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखा हुआ है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड A है, उसके वर्टिसेस पे 3 चार्ज रखा हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है, और एक स्मॉल q सेंट्रोइड पे रखा जाएगा। सेंट्रोइड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सो इट सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम।
3 charges are kept at the vertices of an equilateral triangle of side A. The magnitude of each charge is q. Another charge, small q, is kept at the centroid. What should be the magnitude of q so that the system reaches equilibrium? So देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा हुआ है q। अनदर चार्ज स्मॉल q सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। सो स्मॉल q पे जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा हम लोग अगले लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ लेंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड जीरो होता है और अगर नेट फील्ड जीरो होगा तो नेट चार्ज भी जीरो होगा। ये सेंट्रॉइड हो गया हमारा। सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये पॉइंट हमने A बोल दिया, ये B बोल दिया और ये C बोल दिया। सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होता है यानी कि OA, OB और OC, ये डिस्टेंस जो होगा सेंट्रॉइड का किसी भी वर्टेक्स के साथ डिस्टेंस a/√3 के बराबर होता है। OA, OB और OC ये a/√3 के बराबर होगा। इसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हो, लाइक जैसे हमने उसमें किया था। ये साइड आपका A हो गया, आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये साइड हमारा होगा हाफ a/2 होगा, क्योंकि पूरा आपका AB A है तो सेंट्रो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इक्वली डिवाइड करेगा, यानी ये क्या होगा आपका a/2 होगा। और अगर ये a/2 हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप क्या लिख सकते हो, cos 30 इज इक्वल टू OA, सॉरी इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, AD दे देते हैं। AD बेस बाय हाइपोटेनस, AD और हाइपोटेनस क्या है आपका OA है। हमें क्या निकालना है, OA का वैल्यू निकालना है, तो OA जो है आपका वो होगा AD बाई cos 30। और आपको पता है AD आपका a/2 है, cos 30 जो होगा cos 30 आपका √3/2। सो आप अगर इसे सॉल्व करते हो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a/√3। ये आपका OA का वैल्यू आ गया। OA का वैल्यू जो आया वो a/√3। सो ये मैं आपको बता रहा था, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हम कर सकते हैं। ये चीज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये जस्ट आपके समझने के लिए मैंने बता दिया। इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सो आपके पास तीनों साइड दे रखा है, OA, OB और OC आपका a/√3 होगा। अब देखिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो। स्मॉल क्यू पे तो नेट फोर्स जीरो ही होगा क्योंकि वो सेंट्रॉइड पे है, सेंट्रॉइड पे नेट फील्ड जीरो होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स भी जीरो होगा। इसके अलावा A पे भी फोर्स जीरो होगा, B पे भी फोर्स जीरो होगा और C पे भी जीरो होगा। तो अभी हम बात करते हैं A पे फोर्स जीरो होगा, यानी A पे नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा, FA नेट हमारा जीरो होगा। अब A पे फोर्स लगाने वाले कौन कौन से चार्जेस हैं? A पे फोर्स लगाने वाला B है, A पे फोर्स लगाने वाला C है। तो B की वजह से A पे जो फोर्स होगा, और O भी है, B की वजह से जो A पे फोर्स होगा वो इधर की ओर होगा। दिस इज FAB, मतलब फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और C की वजह से जो होगा वो इधर की ओर होगा, दिस इज FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अगर मैं आपसे पूछता हूं FAB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब A पे जो B की वजह से फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा आपका KQ² बाई A²। ये मैग्नीट्यूड हो गया KQ² बाई A²। अगर मैं आपसे पूछता हूं FAC कितना होगा, फोर्स ऑन A ड्यू टू C कितना होगा, तो ये भी आपका KQ² बाई A², क्योंकि डिस्टेंस सेम है। दोनों को आप F ले लीजिए और इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो किधर की ओर काम करेगा, रिजल्टेंट ऊपर की ओर काम करेगा, इधर की ओर। इसे हम R1 ले लेते हैं। इस रिजल्टेंट R1 का वैल्यू कितना होगा, आपको पता है 60 डिग्री पे अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं
तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर 60 डिग्री पे दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड f√3 होगा। वैसे आप निकाल सकते हो इसमें f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। और इसे पता है आपको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि हमने देख रखा है 60 डिग्री पे रिजल्टेंट जो है अगर फोर्सेस बराबर हैं तो f√3 के बराबर आता है, यानी ये f√3 आएगा। सो FAB और FAC की वजह से जो नेट फोर्स आया वो f√3 आया। बट इस A पॉइंट पे केवल B और C की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है, O की वजह से भी फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से A पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम नेट फोर्स की बात करते हैं। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको लिखना है, लिख लीजिएगा इसे। अब देखिए, एज नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ए पॉइंट पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ R1 यानी कि AB B की वजह से और C की वजह से, FAB और FAC का जो रिजल्टेंट होगा वो, और प्लस O की वजह से जो फोर्स होगा यानी कि FAO, ये दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। अब देखिए, R1 हमारा आया था f√3 और F हमने लिया था KQ² को, यानी KQ² और AO कितना होगा, FAO KQ स्मॉल q बाई A/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा KQ² बाई A² इंटू √3, ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू KQQ बाई, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन भी लग जाएगा, ये माइनस साइन हमारा, बाई A²। ये A/√3 का होल स्क्वायर जो है वो A²/3 होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर मतलब कि 3, √3 इंटू √3 मैं लिख देता हूं, √3 का होल स्क्वायर है तो। और अब देखिए, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, एक √3 से एक √3 का पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, KQ से KQ कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर Q बचेगा, A² से A² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू, माइनस साइन को इधर ले आते हैं, एक Q हमारा बच जाएगा और इधर एक √3 बचेगा, उस √3 को नीचे ले आते हैं, Q इज इक्वल टू -√3। सो हमें ये निकालना था कि स्मॉल q का क्या वैल्यू होगा जिससे सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे होगा, तो स्मॉल q इज इक्वल टू -q/√3। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है एसएचएम पे बेस्ड। दो चार्जेस हैं, कैपिटल Q मैग्नीट्यूड क्या, और उनके बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो 2a है, उसमें हम बीच में एक स्मॉल चार्ज स्मॉल q रखते हैं। आप स्मॉल q को एग्जैक्टली मिडिल में आपने रख रखा है, मिड पॉइंट पे रख रखा है। उसके बाद उसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं एंड देन छोड़ देते हैं। आपको प्रूफ करना है कि ये मोशन आपका एसएचएम है और इसका टाइम पीरियड निकालना है। इसे हम प्रूफ करेंगे, बट इसे प्रूफ करने के पहले मैं आपको थोड़ा एसएचएम के बारे में बता देता हूं कि एसएचएम किसी चीज को कैसे प्रूफ करते हैं। हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, बट एक बार हम उसे ब्रीफ कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना है वो एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी कंडीशन है, तो उस केस में सबसे पहले आप जिस पार्टिकल का एसएचएम देखना चाह रहे हैं, जिस पार्टिकल पे एसएचएम निकालना चाह रहे हैं, उस पार्टिकल का फोर्स निकालिए। मतलब आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए फाइंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएचएम। उस पार्टिकल पे कितना फोर्स काम कर रहा है वो आप चेक कीजिए, और उसके बाद चेक कीजिए जो फोर्स आया है आपका स्टेप 2, क्या वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है या नहीं है। अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है तो वह एसएचएम है, और अगर प्रोपोर्शनल है तो फोर्स कुछ ऐसा होगा F = -kx, क्योंकि x के प्रोपोर्शनल है, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो टाइम पीरियड 2π√m/k होगा। थोड़ा सा और इसको समझते हैं डिटेल में। आपका पहला चीज ये होना चाहिए, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कि एसएचएम है या नहीं है, आप सबसे पहले फोर्स निकालिए। स्टेप 1 फाइंड फोर्स। आपने फोर्स निकाल लिया।
उसके बाद आप चेक कीजिए, दैट इज द स्टेप 1, फाइंड फोर्स ऑन द पार्टिकल। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उस पे आप नेट फोर्स निकालिए कितना काम कर रहा है। उसके बाद चेक कीजिए क्या ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है। अगर ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है तो ठीक है, ये एसएचएम करेगा, ये एसएचएम करेगा अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है, अदरवाइज ये एसएचएम नहीं करेगा। अब अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है तो फोर्स आपका -kx होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू -x है। k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इस केस में टाइम पीरियड आपका जो है वो 2π√m/k होगा, 2π√m/k होगा। यहां पे मैंने इसे लिख रखा है। इसके अलावा सिर्फ आप यही नहीं, ठीक है, अगर बॉडी पे टॉर्क भी काम कर रहा है तो टॉर्क के हिसाब से भी देख सकते हैं। आपको पता है टॉर्क इज ए रोटेटिंग फोर्स, फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट टॉर्क होता है, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल इक्विवेलेंट थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सब यहां पे रोटेशनल इक्विवेलेंट आएगा। अगर रोटेशनल फोर्स काम कर रहा है यानी कि टॉर्क काम कर रहा है तो आपका स्टेप 1 ये होना चाहिए कि आप टॉर्क निकालिए और फिर चेक कीजिए क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ है। अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ है तो ये एसएचएम होगा, और अगर नहीं है तो एसएचएम नहीं होगा। और अगर प्रोपोर्शनल है तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को c मान लेते हैं। तो उस केस में टाइम पीरियड आपका 2π√, जैसे यहां पे m/k है, मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो 2π√I/c हो जाएगा। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, क्योंकि ये रोटेशनल आप ले रहे हो तो I/c हो जाएगा। सो ये है आपका टाइम पीरियड आपका किस केस में निकालने के लिए, जब टॉर्क काम कर रहा है। हालांकि यहां पे टॉर्क भी काम करेगा आगे चल के डाइपोल जब पढ़ेंगे, बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फोर्स काम कर रहा है तो फोर्स देखते हैं। टॉर्क वाला जब आएगा तो एक बार और इसे हम डिस्कस कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये कि दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड कैपिटल Q है और उनके बीच में सेपरेशन जो है वो 2a है। एक चार्ज स्मॉल q जिसका मास स्मॉल m है, उनके मिड पॉइंट पे रखा हुआ, सेंटर पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि ये एसएचएम करेगा जब आप इसको स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसके लिए एक रेलेवेंट डायग्राम हमें बनाना होगा। दो चार्ज में Q ले रहा हूं, एक कैपिटल Q यहां पे और एक कैपिटल Q यहां पे। इनके बीच में सेपरेशन हम 2a ले लेते हैं, 2a। अगला एक चार्ज ले रहा हूं मैं स्मॉल q, जो कि पहले यहां पे रखा हुआ था, मतलब a डिस्टेंस पे रखा हुआ था, यहां से a डिस्टेंस और यहां से a डिस्टेंस पे रखा हुआ था, यहां पे था, बट आपने इसको यहां पे छोड़ा नहीं, आपने इसको थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्टेंस हुआ x, x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल। मैं बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं बना सकता हूं, बट ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया गया। अब q यहां पे आ गया, तो जो अब q का नया पोजीशन है उसका डिस्टेंस कितना होगा, समझिएगा, उसका डिस्टेंस कितना होगा। अब q का जो नया पोजीशन है, ये जो ब्लू लाइन है यहां पे वो a डिस्टेंस पे था, तो जो नया पोजीशन है q का वो यहां से a प्लस x होगा, क्योंकि x बढ़ गया, और यहां से a माइनस x होगा, a माइनस x होगा। अब हम फोर्स देखते हैं q पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो q पे जो फोर्स काम करेंगे वो एक तो आपका इधर की ओर होगा, इसकी वजह से, इसे मैं a बोल देता हूं, तो FA हो गया, और इसे मैं B बोल देता हूं तो FB हो गया, FB इधर की ओर। मैं मान के चल रहा हूं स्मॉल q भी पॉजिटिव है और कैपिटल Q भी पॉजिटिव है, दोनों सेम नेचर का है। अगर हम FA का वैल्यू निकालते हैं तो FA आपका होगा KQQ बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x इज वेरी वेरी स्मॉल, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन आपने देख लिया। उसी तरीके से अगर हम FB निकालते हैं तो बस डिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा, चार्जेस दोनों सेम है, मतलब कि FB जो होगा वो होगा KQQ बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये FB होगा। अब हमें इस
Q पे नेट फोर्स निकालना है। एक फोर्स FA इधर की ओर लग रहा है, दूसरा फोर्स FB इधर की ओर लग रहा है। तो आप समझिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का सबट्रैक्शन होगा, क्योंकि जो फोर्स का रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर सम होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, FA माइनस FB, क्योंकि आपने इधर की ओर मूव किया है तो इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। सो FA माइनस FB, FA माइनस FB इसलिए क्योंकि आपका मोशन का डायरेक्शन किधर की ओर था, इधर की ओर, आपने मूव इधर की ओर किया। सो इधर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं जिधर की ओर आपने मूव किया, यानी इधर की ओर FA काम कर रहा है तो FA को पॉजिटिव ले लिया, तो ऑटोमेटिकली FB जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी FA माइनस FB। और FA का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, FB का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, ये होगा KQQ बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस KQQ बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये जो आपने निकाला है दैट इज द नेट फोर्स, दैट इज द नेट फोर्स। दिस इंप्लाइज जो नेट फोर्स होगा आपका, आप इसमें से KQQ कॉमन ले लीजिए, 1 बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये होगा आपका KQQ बाई KQQ। अब देखिए A प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और A माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये आपका नेट फोर्स होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे इरेज करके मैं और कंटिन्यू करता हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। मैं इरेज कर रहा हूं ये लास्ट स्टेप छोड़कर। अलग कलर का पेन ले लेता हूं ताकि आप क्लियर देख सकें। सो ये आपका नेट फोर्स आया था। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, ये नेट फोर्स है आपका, नेट फोर्स। सो ये नेट फोर्स आ गया आपका। अब देखिए आपको पता होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर 4AB होता है। यहां पे A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये माइनस 4AB आएगा। आप ऐसे एक्सपेंड करके भी देख सकते हो। तो जो आपका नेट फोर्स है वो आएगा आपका KQQ, और ये A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर 4AB होता है। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB होगा। यहां पे B की जगह x है, यानी कि माइनस 4AX होगा, माइनस 4AX। और नीचे आपका A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये इसमें आपको बोला गया है कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a। x आपका a से बहुत ही छोटा है। सिंस x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a, अगर x a से काफी छोटा है तो हायर पावर ऑफ x इन कंपैरिजन टू हायर पावर ऑफ a नेग्लेक्ट करेंगे। सो क्या कर सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज रफली इक्वल टू a स्क्वायर, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर। क्योंकि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन a तो इसका हायर पावर नेग्लिजिबल होगा। सो ये बन जाएगा आपका नेट फोर्स, बन जाएगा KQQ माइनस 4AX और डिवाइडेड बाई A पे पावर 4। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका K, ये जो K है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, क्योंकि फोर्स वाला कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। सो KQQ
4 यहाँ पे लिख देते हैं, और इस A से A4 कैंसिल आउट होने के बाद AQ बचेगा। सो ये पूरा कांस्टेंट होगा, जो कांस्टेंट आपका होता है फोर्स, नेट फोर्स के पहले। आप चाहें तो आप इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, यानी आप चाहें तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को रखेंगे तो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 से कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आएगा Q इंटू Q एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया AQ, ये कांस्टेंट आएगा और ये -x हो गया इंटू -x। अब देखिए इस केस में आपका जो फोर्स है आपका फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है, ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x आ गया हमारा। F नेट इज इक्वल टू KQQ, मतलब QQ बाई पाई एप्सिलॉन नॉट AQ इंटू -x। हमें प्रूफ भी यही करना था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x। देखिए किसी भी चीज को SHM करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, हमें यह देखना होता है कि हम उसमें नेट फोर्स निकालें, और वो जो नेट फोर्स आए वो प्रोपोर्शनल टू -x आना चाहिए। इस केस में देखिए नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है, और अगर नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है यानी कि ये SHM है। सो हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टेप 1 ये था कि फाइंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SHM। किसी भी केस में स्टेप 1 सबसे बड़ा स्टेप होता है, आपको फोर्स निकालना सबसे बड़ा चीज होता है, फाइंड फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर SHM। अब आपने फोर्स निकाल लिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर SHM आपका फोर्स क्या आया, ठीक है, QQ बाई पाई एप्सिलॉन नॉट AQ इंटू -x आया, और ये फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू -x है, इसलिए ये SHM होगा। और आपको पता है ऐसे केस में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट m/k, और k का मतलब x के अलावा जो भी चीज है वो सारा k है। यहाँ पे k का मतलब फोर्स कांस्टेंट k हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट k हो गया, तो ये पूरा का पूरा k है आपका, ये पूरा k है। तो इसे हम पुट कर देंगे m/q इंटू q, और ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, सॉरी AQ है हमारा, AQ। सो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। सो ये क्वेश्चन भी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हमारा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। इससे हमें एक SHM की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। कभी भी SHM करने के लिए आपको सबसे पहला चीज फोर्स निकालना होता है, जो फोर्स SHM के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोपोर्शनल टू -x हुआ तो SHM है, और फिर हमारा टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k हो गया। सो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम पे ही। अब अगला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम पे है आपका। आप क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रिंग में 2 बॉल को हैंग किया, थोड़ा फोर्सेस यहां पे दिखा दिया है डायग्राम में बनते समय, ठीक है, फोर्स दिखाना जरूरी नहीं था, फोर्स नहीं दिखाया जाएगा। इनफैक्ट आपके लिए क्वेश्चन अगर यहां पे मैं दिखाऊं तो क्वेश्चन का डायग्राम कैसा बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक वॉल से एक स्ट्रिंग के थ्रू 2 स्फेरिकल बॉल्स को हमने हैंग कर दिया। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, इसे दूसरा कलर से मैं दिखा देता हूं। ये वर्टिकल है। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पे ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, पहला चीज। सेकंड थिंग आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। फर्स्ट थिंग टेंशन है, सेकंड थिंग एंगल है, जो भी है ये दोनों तो साथ में निकालेंगे। इसके अलावा पूरे सिस्टम को जब हम वाटर में इमर्ज करते हैं तो टेंशन और एंगल कितना होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज वाटर का सब कुछ दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, बॉडी का वॉल्यूम V दिया हुआ है, डायरेक्टिव कांस्टेंट K दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों पूरे चीज को सैटेलाइट में ले जाएंगे तो क्या होगा। तो ये 4 पार्ट है, इसके अलावा 5, 5th और 6th पार्ट भी हम देख लेंगे, बट मेन पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है ना। बाकी पार्ट्स तो कंपैरेटिव के लिए है, हम लोग देख लेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। बट फर्स्ट और सेकंड पार्ट CBSE के लिए है कि आपका इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो बताना है, और एंगल कितना होगा वो बताना है। फोर्सेज यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस बॉल पे कौन कौन से फोर्स काम करेगा। इस किसी एक को ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। यहाँ पे ये लिया है तो मैं भी यही ले लेता हूं, ठीक है। जो फोर्स काम करेगा आपका, एक तो रिपल्सिव फोर्स F इधर की ओर होगा, बिल्कुल अवे, हॉरिजॉन्टल लाइन है अवे,
और एक टेंशन। टेंशन आपको पता है, टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो केवल स्ट्रिंग में काम करता है और डायरेक्शन ऑफ टेंशन जो होता है वो अवे फ्रॉम द मास, यानी कि टेंशन इधर की ओर काम करेगा। तो ये दो फोर्स काम करेंगे और इसके अलावा एक और फोर्स काम करेगा, बॉडी का वेट mg, क्योंकि इस बॉल का मास m है। तो ये तीन फोर्सेस काम करेंगे और तीनों फोर्सेस के हेल्प से हम निकालेंगे किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे दोबारा बनाते हैं और देखते हैं हम लोग। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मैं दोनों बॉल्स को ले लेता हूँ, एक इधर की ओर है और एक इधर की ओर है। दोनों बराबर एंगल पे होंगे, दोनों थीटा एंगल पे होंगे। और इस पे कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं वो फोर्सेस भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी वजह से रिपल्सन जो है वो इधर की ओर लगेगा F, mg लगेगा नीचे की ओर और टेंशन लगेगा इधर की ओर, स्ट्रिंग में ही लगेगा इधर की ओर। सो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। फ्री बॉडी डायग्राम आप समझते हो, बॉडी पे जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सारे फोर्सेस दिखाओ बॉडी को फ्री करने के बाद। अब मैं एंगल्स देखता हूं। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, यही एंगल हमें निकालना है, थीटा निकालना है और टेंशन निकालना है। तो ये दोनों हम लोग अब साथ में देखते हैं, मतलब हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्यूशन। टेंशन T इधर की ओर लग रहा है। अब देखिए ये जो एंगल है आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर हम कंपोनेंट देखते हैं तो इधर की ओर T cos थीटा होगा। आपको पता है जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos होता है, और दूसरा वाला यानी इधर की ओर T sin थीटा हो जाएगा, T sin थीटा। cos, क्योंकि cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो cos होता है, दूसरा वाला sin होता है। पीछे डायग्राम में भी सेम चीज दिखाया हुआ है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन देख रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी इस बॉल पे जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। और नेट फोर्स बॉल पे 0 है, यानी कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा और y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं T sin थीटा इज इक्वल टू T sin थीटा इज इक्वल टू F। ये जो F है वो रिपल्सिव फोर्स है, KQ1 Q2, मतलब KQ स्क्वायर, दोनों का चार्ज बराबर है तो KQ स्क्वायर बाई ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में 2a या जो भी लेना है आपको a, तो KQ स्क्वायर बाई डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि ये KQ स्क्वायर, दोनों का चार्जेस Q है, डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर के बराबर है। D जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस है। इसके अलावा आपने फोर्स निकाल लिया। इसके अलावा आपका अगला जो है वो T cos थीटा, T cos थीटा ऊपर की ओर लग रहा है। T cos थीटा जो है वो mg के बराबर होगा, T cos थीटा mg के बराबर होगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं और इसे हम सेकंड बोलते हैं। इन दोनों के हेल्प से हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल, तो 1/2 कर देते हैं, 1/2। अब 1/2 करेंगे तो ये होगा आपका tan थीटा, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा होता है, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, F/mg। हमारे पास एक पार्ट हो गया, tan थीटा आ गया, F/mg। यहां से अगर थीटा निकालना चाहते हो आप तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F/mg। ये होगा आपका थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स F/mg। ये हमारे पास आ गया। अब अगले पार्ट के लिए देखते हैं। तो अगले पार्ट के लिए हमें T निकालना है। अब देखिए जब भी sin थीटा और cos थीटा जैसा टर्म हो और आपको इसमें से थीटा का वैल्यू एलिमिनेट करना है तो तरीका होता है स्क्वायर करके ऐड करना, क्योंकि जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे, T sin थीटा प्लस T cos थीटा करोगे, T sin स्क्वायर थीटा प्लस T cos स्क्वायर थीटा करोगे, तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस केस में आप हमेशा 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करोगे, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मैं कर रहा हूं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा आपका F स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर।
अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। टी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। और अगर आपको टी निकालना है तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा एफ स्क्वायर। हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि पॉजिटिव ही होगा, ये टेंशन इज पॉजिटिव, डायरेक्शन तो हमने ले लिया। सो हमने थीटा निकाल लिया और टेंशन निकाल लिया। इसके अलावा और भी पार्ट हैं, बट बाकी पार्ट्स हमें कॉम्पिटिटिव के लिए देखना है। तो कॉम्पिटिटिव वाले क्लासेस मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, अभी हम लोग केवल सीबीएसई की क्लासेस देख रहे हैं। जैसे ही यूनिट खत्म होगा कॉम्पिटिटिव की अलग क्लास रखेंगे, हर एक यूनिट के बाद। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव की अलग क्लासेस रखेंगे, तो उसमें बाकी के पार्ट्स देखेंगे, क्योंकि बाकी के पार्ट्स में फ्लूइड्स का यूज हुआ है तो कॉम्पिटिटिव का पोर्शन हो गया। इसमें एक चीज और पूछा है कि अगर इसे सैटेलाइट में रखेंगे तो क्या एंगल होगा, ये आप जान लीजिए, वहां पे भी देखेंगे। जब आप सैटेलाइट में रखोगे तो आपको पता है सैटेलाइट हमेशा फ्री फॉल में होता है, तो एमजी काम नहीं करेगा, और एमजी काम नहीं करेगा तो ये दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, यानी उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी थीटा आपका 90 डिग्री होगा, थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, वो आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो ये पार्ट्स हमारे हो गए 1, 2, और सैटेलाइट वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। थीटा हमारा 90 डिग्री होगा, वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरीके से 90 डिग्री के बराबर होगा। जैसे अगर आप सैटेलाइट में लेकर जाते हो तो सैटेलाइट पे एमजी तो काम नहीं करेगा, यानी जो दोनों ब्लॉक हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। नीचे तो एमजी की वजह से आते थे, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन काम करेगा। और आपसे थीटा पूछा गया, थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल, तो ये थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा सैटेलाइट में। सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आपका इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट हमने सब कुछ समझ लिया कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जिस कंडीशन में नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो। जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में, जितने भी चार्जेस हैं उस पर सब सारे फोर्स जीरो होता है। इस पर हमने 2-3 क्वेश्चंस भी देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कितनी तरह का होता है? इक्विलिब्रियम आपका 3 तरीके का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। इसे समझने के लिए मैं सिंपल सा एक डायग्राम लेता हूं और वहां से मैं आपको समझाता हूं। समझिए, ये आपका कुछ इस तरीके से, इस केस में मैं 3 बॉल लेता हूं। यहां पे बॉल 1, ये बॉल 2 और ये बॉल 3। स्टार्ट करते हैं बॉल 1 से। अगर आप बॉल 1 को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, इस पीक पे रखा है और आपने बॉल 1 को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या होगा? बॉल 1 नीचे आ जाएगा। इधर से भी अगर आपको कंटिन्यू है तो वो नीचे चला जाएगा और वापस अपने जगह पे नहीं आएगा। दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होता है जहां पे आप किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हो बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है, ठीक है, वहां से चला जाता है, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता है। और इसके अलावा 2 अलग अलग इक्विलिब्रियम है, एक है स्टेबल और एक है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये आपका जो हुआ वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी, इक्विलिब्रियम पे तो है, अभी इक्विलिब्रियम पे है, अभी रुका हुआ है, अभी स्टेबल मतलब रुका हुआ है, फिक्स है, इक्विलिब्रियम पे है ये, बट अगर आपने इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो वापस ये इक्विलिब्रियम से हट जाएगा। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, सो इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जांपल है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। इस बॉल को देखिए आप, अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो आप बताइए क्या होगा? ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा और थोड़ी देर बाद वापस रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, बट हाँ अपनी जगह पे ऑसिलेट करेगा। तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया तो अपनी मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको मीन पोजीशन बनाते हुए ऑसिलेट करेगा, और अगर फ्रिक्शन और डैम्पिंग फोर्स जिसको बोलते हैं एसएचएम में, उसकी वजह से ये वापस रुक जाएगा। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो जस्ट आगे जाएगा। देखिए इसमें एक तो ये स्टेबल हो गया हमारा और ये न्यूट्रल हो गया। एक और चीज समझिएगा,
अनस्टेबल तो बिल्कुल अनस्टेबल सा होता है, आप इसको थोड़ा सा भी छेड़ दे तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसको अनस्टेबल कहते हैं। लेकिन अनस्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा हाईएस्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। और वही बात अगर आप स्टेबल की करते हैं तो स्टेबल बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स रहता है, अगर आप इसको छेड़ोगे तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका मिनिमम होता है। और न्यूट्रल के केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, आगे भी जाएगा तो उसी लेवल पे रहेगा, कांस्टेंट होता है। सो ये है आपका स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सिंपल से कंसेप्ट में मैंने समझा दिया, इसकी पूरी कहानी दे रखी है। हालांकि आप इसको लिखने के बाद ही और पूरी कहानी जो है उसे लिखिए, क्योंकि इस फिगर को देखने के बाद स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, ये रहा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए पूरा कहानी सेम है जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, मास ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल के लिए वैलिड है। यहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़े हैं तो चार्ज के लिए बात करेंगे, ठीक है। अगर चार्ज इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, तो इक्विलिब्रियम से ही कहानी स्टार्ट होगी। अगर स्टेबल की बात करें तो कहानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम से ही स्टार्ट होगी। बट इसमें क्या है कि अगर आपने इसको थोड़ा सा छेड़ा तो वापस ही अपनी जगह पर ऑसिलेट करके वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होता है। So a charge is initially in equilibrium position and if it is displaced by a small distance, ठीक है, ठीक है, then the charge tries to return back at the same equilibrium position, ठीक है। This equilibrium is called स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यही जो है वो रिटर्न नहीं करेगा अपने पोजीशन से, हैज नो टेंडेंसी टू रिटर्न। इस केस में आपको इसको एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, यू मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू भी होता है। और इस केस में यू जो है वो मैक्सिमम होता है। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, पीछे मैंने लिखा हुआ है या तो टेबल के बाद लिखिएगा। सो ये हो गया स्टेबल और अनस्टेबल। इसे पॉज करके आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, बट वो डायग्राम जो समझाया वो बनाने के बाद। सो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप उसे डिस्प्लेस करोगे तो उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा, जैसा कि हमने देखा है ना। तो दैट इज योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसमें कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये बात आपका यहां पे लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। इस कांसेप्ट पे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट थोड़े हायर लेवल के जो क्वेश्चन है वो कंपैरेटिव वाले एक्स्ट्रा क्लासेस में हम देखेंगे। सो चलिए आज यहीं तक करते हैं इस लेक्चर में, बाकी अगला लेक्चर में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।